सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में, परिणामित्र के बारे में, जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो जो है अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत सी चीज़ें जो है आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मुझे मेरी पढ़ाने का तरीका और मेरी वीडियो जो है अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं देख रहा हूँ कि शायद वीडियो की जो क्वालिटी में जो है आपको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको जो है बिल्कुल पिक्चर्स वगैरह आपको जो है बिल्कुल साफ दिखाई देगी। इसके अलावा जो टेक्स्ट किया गया है वो भी आपको बहुत ही साफ दिखाई देगा। चलिए वन बाय वन हम जो है इसके इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं। ये जो एक एक बात है वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप सीखें, पढ़ें, है ना। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। परिणामित्र का आविष्कार 1884 में इसका आविष्कार किया गया। बहुत सारी जगह आप गूगल वगैरह में सर्च करते हैं तो आपको 1831 भी मिलता है और 1885 भी मिलता है, और दो तीन वैज्ञानिक के नाम भी मिलते हैं जिसमें फैराडे का नाम भी मिलता है और भी वैज्ञानिकों के नाम मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये आप अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं ना। वैसे 1884 मैंने देखा है कि ये सही है, फैराडे के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ओके चलिए, यह सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर परिणामित्र जो होता है वह सिर्फ अल्टरनेटिव करंट मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है, डीसी में कार्य नहीं करता है। ओके चलिए, यह एक स्थैतिक मशीन है जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक मशीन। ओके, स्थैतिक मशीन होती है मतलब कि एक ही जगह पर स्थिर रहने वाली मशीन, उसको हम स्थैतिक मशीन बोलते हैं। मतलब कि ट्रांसफार्मर को एक जगह फिट कर दिया जाता है, बस उसको ज़्यादा कहीं आना जाना या नहीं करना होता है। ओके, या चलना फिरना कुछ नहीं रहता है स्टैटिक मशीन। इसके कोई पार्ट जो होते हैं कोई चलने फिरने वाले घूमने वाले नहीं होते हैं। ओके हाँ, जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को समान फ्रिक्वेंसी पर, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समान फ्रिक्वेंसी पर मतलब कि फ्रिक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती है। ओके, समान फ्रिक्वेंसी पर उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज व उच्च धारा में, मतलब कि यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो अल्टरनेटिव करंट को समान फ्रिक्वेंसी पर उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में, जब वह उच्च से निम्न वोल्टेज कर रहा है तो धारा क्या हो जाती है, उच्च धारा में। ओके, और जब निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में व निम्न धारा में परिवर्तित करता है। देखिए जब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कर रहा होता है तो धारा क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। जैसे कि हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू I2 में R। जब हमारा वोल्टेज कम होता है तो धारा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और जब हमारा वोल्टेज ज़्यादा होता है तो धारा हमारी कम हो जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, मतलब कि करंट को भी बढ़ा रहा है घटा रहा है ना। इससे हमें ये पता चल रहा है। लेकिन फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, वह चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि समान फ्रिक्वेंसी पे। जैसे कि इनपुट में हमारी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी हमारी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। ओके चलिए, ट्रांसफार्मर जो होता है अनोन्य प्रेरकता मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, और इसके बारे में पूर्णतः डिटेल से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो है आप ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ओके चलिए, और आगे अगर वीडियो में मुझे समझाने का अगर वक्त मिलता है या किसी ऐसी चीज़ जो मिलती है तो मैं वहाँ समझाने का आपको अवश्य प्रयास करूँगा। चलिए, ट्रांसफार्मर की जो क्रियाविधि होती है वो फैराडे के नियम, आपने पढ़े होंगे फैराडे के नियम। ओके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित होती है। जो इसकी कार्य करने की प्रणाली होती है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है। इसमें इंडक्शन मोटर स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है। ओके देखिए, हमारे जो प्रेरित होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार ईएमएफ जो हो जाएगा दो प्रकार का होता है। देखिए हमारे इसमें जो होता है वो कैसा ईएमएफ होता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है, जबकि इंडक्शन मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर में भी स्थैतिक प्रेरित जो हो जाएगा ईएमएफ होता है। ओके हाँ
समझाने का मेरा ये तात्पर्य था यहाँ पर कि आप ये भी याद रखें कि इंडक्शन मोटर में भी जो है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है। ओके, चलिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो दो प्रकार का होता है, गतिज और स्थैतिक। जैसे हमने देखा कि स्थैतिक हमारे इंडक्शन मोटर में हो रहा है और ट्रांसफार्मर में हो रहा है, जबकि जो हमारा गतिज होता है वो एसी या डीसी जनरेटर, जो जनरेटर होते हैं एसी के या डीसी में, उनमें जो होता है गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। ओके, चलिए, नो लोड पर मतलब कि जब हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, अभी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको पूरी बातें मैं समझाने वाला हूं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, नो लोड पर, नो लोड का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर कोई भी लोड ना हो, है ना, तो उसको बोलते हैं नो लोड। पर एक ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा जो होती है फुल लोड द्वारा, फुल लोड मतलब कि जब हम फुल लोड देते हैं, जब उसके ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर क्या करते हैं, लोड दे देते हैं, फुल लोड दे देते हैं, तो धारा का जो हो जाएगा 2 से 5% होती है। नो लोड पर धारा जो होती है फुल लोड का कितना होती है, 2 से 5% होती है। अगर यही बात अगर हमारे इंडक्शन मोटर में पूछ ली जाती है तो उसका कितना होता है, 30 to 40% होती है। मतलब कि एक अगर इंडक्शन मोटर की बात कर लेते हैं तो वहां पर ये जो 2 से 5% है वो कितना हो जाता है, 30 to 40% हो जाती है। ठीक है, चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ट्रांसफार्मर की जो होती है नो लोड पर करंट जो होती है आरोपित वोल्टेज से 75 डिग्री लैग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीएमआरसी एग्जाम में और इसरो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर की जो नो लोड पर धारा जो होती है वह आरोपित वोल्टेज से कितना होती है, तो ये होती है 75 लैग मतलब कि लैगिंग जैसे हम बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब होता है, लैग का मतलब क्या होता है, अग्र। ओके, एंड लैग का मतलब होता है अग्र। ओके, चलिए, अब देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ याद रखने की कोशिश चीज़ें रखनी चाहिए। मैं आपको प्रयास करूंगा किसी वीडियो में कि आपको ये समझा सकूं। ओके, जब प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच इसमें कोणीय विस्थापन, ये पूछा जा सकता है बहुत सारी एग्जामों में कि जब हमारा ये जो वाई जैसे बना हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टार स्टार, तो ये जो होते हैं हमारे दो, इनको हम बोलते हैं डेल्टा डेल्टा। जब स्टार और स्टार कनेक्शन होते हैं और डेल्टा कनेक्शन होते हैं तो उनके बीच जो होता है 0 डिग्री का कोणीय विस्थापन होता है। और जबकि एक जो होता है स्टार होता है, और यदि इसी स्टार को जो है उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि ये जो वाई का ये जो भाग दिख रहा है ये हम नीचे की तरफ कर दें, ये वाला भाग जो है ऊपर की तरफ कर दें, तो ऐसा, या डेल्टा जो है ये ऐसा बनाकर ये ऐसा बना दिया जाता है, मतलब ऐसा होता है, तो उसमें जो जाएगा 180 डिग्री का जो जाएगा क्या होता है, 180 डिग्री का कोणीय विस्थापन होता है। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में जो होता है इनके बीच कोणीय विस्थापन जो होता है मैक्सिमम जो है 4 प्रकार का होता है, मतलब कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, या प्लस में 30 डिग्री, या माइनस में 30 डिग्री। ओके, चलिए, देखिए, स्टार डेल्टा हो या डेल्टा या स्टार हो तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस 30 होगा या माइनस 30 होगा। ओके, तो ये होता है किन किन टर्मिनलों को शॉर्ट के, जब हम इनका जो है कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो किन किन टर्मिनलों को जो है शॉर्ट किया गया है, इस पर ये निर्भर होता है कि प्लस 30 होगा या माइनस 30 होगा। ओके, ये जो होते हैं ये घड़ी के 11 बजे या 1 बजे की पोजीशन को दर्शाते हैं, जब तब ऐसा होता है, कैसा, प्लस 30 डिग्री या माइनस 30 डिग्री। ओके, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, संपनर टेस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए, अब इसके बाद मैं आपको ये कुछ ट्रांसफार्मर के आपको डायग्राम बता रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसकी जो इस साइड की वाइंडिंग को आपको दिखाया गया है कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इस साइड की जो वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए, अब मैं जब आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको ट्रांसफार्मर को स्टेप अप क्यों बोल रहे हैं, इसको स्टेप डाउन। ये जो होते हैं सिंबल होता है ये ट्रांसफार्मर का, और कुछ इस तरह से हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, आप अपने गाँव शहर जहाँ पर भी आप रहते होंगे तो आप वहाँ पर इस
प्रकार के ट्रांसफार्मर को आप लगे हुए देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर के देखिए, आप ये ड्रेन ऑफ का ये बना हुआ है। अभी मैं इसके पूरे पार्ट्स के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर इसका यूज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, टैंक कवर होता है, ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये टैंक कवर होता है। ये मेन टैंक होता है जिसमें पूरा तेल वगैरह भरा होता है, ऑयल वगैरह भरा होता है। ओके, ये कंजर्वेटर टैंक होता है। ये जो होता है हमारा ब्रीदर होता है। ये लो वोल्टेज ब्रेसेस होते हैं। ओके, ये जो होते हैं हमारे कूलिंग ट्यूब्स होते हैं जिसको हम रेडिएटर वगैरह बोलते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको इसकी संरचना के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, कोर, सबसे पहले इसके अंदर जो कोर होती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए, कोर जो होती है सिलिकॉन मिश्रित, 4% जो होता है सिलिकॉन से मिश्रित होती है, युक्त लोहे मिश्र धातु की पतली पतली जो होती है चादर की परतों को मिलाकर जो है बनाई जाती है कोर। ओके, ये जो होती है जो EILU आकार की पटलित कोर से जो जाएंगी ये बनी होती हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप ये सिलिकॉन का प्रयोग कर रहे हैं लोहे मिश्र धातु में, तो इसलिए करते हैं जिससे ये हिस्टेरेसिस जो लॉस हमारा होता है वो कम किया जा सके। ओके, और ये जो पटलित कोर बना रहे हैं हम, पटलित कोर क्यों बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं हम एडी करंट लॉसेस, मतलब कि भंवर धारा हानियां को कम करने के लिए। मतलब कि इनके ऊपर जो लेमिनेशन किया जाता है, ELU की जो है पटलित कोर बनाकर इनके ऊपर लेमिनेशन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा ये जो है कोर के ऊर्ध्वाधर भाग को क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर के ऊर्ध्वाधर भाग को क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए फेराइट्स कोर का प्रयोग किया जाता है, जबकि उच्च शक्ति के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर प्रयोग की जाती है। देखिए यहाँ पर हमारी दो चीजें क्लियर होती हैं कि जब हमें उच्च फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना होता है तो हम फेराइट्स कोर को प्रयोग करते हैं, जबकि उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए हम सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हमने देखा कि ये E प्रकार की हो गई, ये I प्रकार की हो गई, ये L प्रकार की हो गई और U प्रकार की। इनको प्रकार को मिला मिला के जो है हम इस प्रकार का ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इस प्रकार की एक जो होती है हम एक जो होती है एक हम कोर बना लेते हैं। ओके, कोर बना, ये जो होती है ठोस का नहीं बनाया जाता है। ओके, ठोस का, क्योंकि इससे अगर हम ठोस का बना लेते हैं तो हमें लॉसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए कि इनको कोर को जोड़ जोड़ के क्यों बनाया जाता है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे E और I की जो है ये आपने खोलकर भी देखा होगा, कभी आपके हाथ ये ट्रांसफार्मर अगर आपका लगा होगा तो आपने इनको खोल के भी देखा होगा। इन प्रकार की जो है इनसे कोर से मिलकर बनी होती है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि लेमिनेशन करना आखिर क्या होता है। प्रत्येक परत की दोनों तरफ की सतह पर इंसुलेटिंग वार्निश की परत चढ़ा दी जाती है। देखिए वार्निश चढ़ाना मतलब कि क्या होता है, लेमिनेशन करना। ओके, ये जैसे E प्रकार की है तो इसकी दोनों तरफ, इस पट्टी के दोनों तरफ क्या होती है, इंसुलेटिंग वार्निश, मतलब कि अचालक पदार्थ जो होता है उसकी वार्निश की परत जो होती है चढ़ा दी जाती है। ओके, क्यों चढ़ा दी जाती है, तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि एडी करंट मतलब कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ये परत हो जाएंगी, चढ़ा दी जाती हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कोर की जो होती है, कोर लेमिनेशन की मोटाई जो होती है कितनी रखी जाती है, 0.28 से 0.35 mm तक जो होती है रखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी मोटाई जो होती है कितनी होती है इसकी। अब देखिए, जबकि परत चढ़े हुए कोर की मोटाई जो होती है कितनी हो जाती है, 0.35 से 0.50 mm तक हो जाती है। जैसे कि ये हमारी पत्ती है, ये पत्ती की नॉर्मल मोटाई कितनी हो जाएगी, 0.28 से 0.35। अब इसके ऊपर जब हम लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेशन चढ़ा देते हैं, तो टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, 0.35 से 0.50 mm तक ये जो होती है हो सकती है। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो होती है अधिकतम दक्षता होती है, उष्मा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा उष्मा होती है, हीटिंग जो होती है सबसे ज्यादा इन्हीं कोर में निकलती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में गुंजन, हमिंग साउंड का मुख्य कारण जो होता है कोर की लेमिनेशन ढीली हो जाती है, जिसे चुंबकीय विरूपण या मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको। ओके, देखिए जब कभी आप ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे ना तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, हमिंग साउंड जिसे हम बोलते हैं गुंजन, वो इन्हीं जो कोर के कारण आती है। मतलब कि अगर जब इनकी लेमिनेशन जो होती है ढीली हो जाती है उसके कारण ये लेमिनेशन, उसके कारण ये हमिंग साउंड हमको सुनाई देता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन या चुंबकीय विरूपण हम जिसे बोलते हैं। ओके,
चलिए, आजकल जो होते हैं शक्ति परिणामित मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर में CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, लेमिनेशंस प्रयोग की जाती है जिससे एडी लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को जो होते हैं कम किया जाता है। ओके, CRGO का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ब्रीदर, अब इसके बारे में हम क्या जानेंगे, ब्रीदर, आखिर ब्रीदर होता कौन सा? ये आप जो ये देख रहे हैं ये जो होता है ब्रीदर होता है। ओके, ये देखिए सबसे पहले ब्रीदर जो होता है कहाँ लगा होता है, तो ब्रीदर को जो है ट्रांसफार्मर का हार्ट कहा जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्ट आखिर क्यों बोलते हैं। ओके, इसको हार्ट इसको क्यों बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसफार्मर की नाक, हवा अंदर बाहर होगी, मतलब जो ट्रांसफार्मर की हवा जो होगी इसके अंदर जाएगी वो यहीं से जाती है। ओके, ट्रांसफार्मर की ब्रीदर से, इसलिए इसको नाक भी बोल रहे हैं, हार्ट भी बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसके अंदर सिलिका जेली भरी जाती है। क्यों भरी जाती है भाई सिलिका जेली, है ना, ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने। जो हवा से नमी को अवशोषित करती है, ये जो होती है, जैसे हम देखते हैं कि कभी पानी गिर रहा है, कभी हवा में जो होती है नॉर्मली जो होती है एक नमी होती है, अगर ये नमी जो है पानी ऑक्सीजन हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाएगा, ये नमी चली जाएगी तो हमारा ट्रांसफार्मर जो खराब हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है। ओके, तो ये क्या करता है, नमी सोखती है, सिलिका जेल क्या करती है, नमी सोखती है, और नमी सोखने के बाद सिलिका जेली को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सिलिका जेल जो है इसको कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसमें सबसे नीचे जो होते हैं धूल कण सोखने के लिए तेल भरा होता है। देखिए सिलिका जेली को मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो होता है हमारा ये जो होता है हमारा कंजर्वेटर टैंक से जुड़ी हुई होती है ब्रीदर। ये जो ब्रीदर आप देख सकते हैं, ये ब्रीदर में हमने देखा कि यहाँ पे सिलिका जेली भरी होती है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, इसमें जो होता है तेल भरा होता है। देखिए अब जो हमारी हवा आ रही है उसमें नमी तो हमारी सिलिका जेल, अब जैसे सिलिका जेली सोख रही है। ओके, लेकिन जो धूल के कण हैं उनको सोखने का कार्य कौन करता है, तेल करता है, तो तेल में वो कण जाके चिपक जाते हैं। ओके, चलिए सिलिका जेली को जो होते हैं हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड बोलते हैं, बहुत सारी जगह कैल्शियम क्लोराइड भी लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब इसका ये कलर पूछने के लिए आता है कि जब हमारी फ्रेश सिलिका जेली होती है उसका कलर कैसा होता है, तो मैं बता देता हूं कि इसका कलर जो होता है नीले कलर होता है, और नमी सोखने के बाद लाइट पिंक या पिंक कलर जो है इसका माना जाता है। बहुत सारी जगह फ्रेश सिलिका जेली जो है वाइट भी लिखा हुआ है। ओके, एंड किसी किसी जगह जो है बैगनी भी लिखा हुआ है ना, तो नमी सोखने के बाद जो है नॉर्मली जो है ये पिंक कलर की हो जाती है ना। चलिए इसको फिर से अगर हम उपयोग करना चाहें, जैसे अब हमारी नमी सोख ली है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट करने के लिए इसको 130 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको गर्म करते हैं। ओके, अगर हम इसको 180 डिग्री पर गर्म करते हैं तो इसकी नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 130 से 150 तक ही गर्म करना चाहिए। ये जो आप नीला नीला पदार्थ आप देख रहे हैं सिलिका जेली बोलते हैं। आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा हो, जैसे आपने लैपटॉप का, मोबाइल और भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट पंखे वगैरह खरीदे होंगे, उसमें आपने एक पैकेट टाइप का आप देख सकते हैं सिलिका जेली होती है, उसे ही हम सिलिका जेली बोलते हैं। ये जो होती है उसमें जो हवा आ रही होती है, नमी आ रही होती है हवा के रूप में, उसको जो है ये सोखने का कार्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो टैंक है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ओके, इसमें क्या होता है, ऑयल भरा होता है। क्या होता है, ऑयल भरा होता है। एक तो कंजर्वेटर टैंक में भरा होता है ऑयल, और एक मेन टैंक में ऑयल भरा होता है। ओके, चलिए देखिए इसको जो होता है 50% तक ही भरा होना चाहिए, इसे अधिकतम 75% या 3/4, ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है कि 3/4 तक ही भरा होता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक, आल्सो कॉल्ड इट, इसको हम एक्सपेंशन टैंक भी हम बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, देखिए ये हमारा चित्र है, ये जो हमारा येलो जहां पे मैं कर्सर के द्वारा दिखा रहा हूं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। कंजर्वेटर टैंक से ही हमारा ब्रीदर जुड़ा होता है। इसको देखिए हमने हाफ ही भरा हुआ है। अब हाफ क्यों भरते हैं इसका कारण मैं आपको यहां बता रहा हूं। ओके, चलिए देखिए कंजर्वेटर टैंक जो होता है हमारे, इसको इतना ही भरा जाता है। इसको आधा इसलिए भरा जाता है क्योंकि जब मेन टैंक में ऑयल गर्म होता है तो वह इस जगह आ जाता है, मतलब कि जब
ऑयल गर्म होता है तो गर्म ऑयल जो है ऊपर की ओर उठता है, और मेन टैंक से जो होता है कंजर्वेटर टैंक जो ये होता है वो जुड़ा होता है। जब मेन टैंक्स में ये ऑयल जब ऊपर उठता है तो ये कंजर्वेटर टैंक में जब उठता है तो ये पूरा इसलिए नहीं भरा जाता है जिससे ऊपर उठे तो ये जो है ऊपर तक जो है निकल ना पाए, ऊपर जो है निकल ना पाए। अगर इतना गर्म जो ऑयल होगा तो ये कंजर्वेटर टैंक तो फट ही जाएगा, इसीलिए इसमें इतना गैस छोड़ा जाता है, हवा का गैस छोड़ा जाता है जिससे ये जो है पूरा जो है यहाँ तक ना आ पाए। ओके, आधा इसलिए भरते हैं जिससे जब कभी मेन टैंक में तेल की कमी, अब देखिए हमने देखा कि इसको आधा इसलिए भर दिया हमने जिससे कि ये जो गर्म हो रहा है तो जो है ये फट ना पाए, है ना। और आधा इसलिए भरते हैं क्योंकि जब कभी यदि मान लीजिए मेन टैंक में यदि तेल की कमी आ गई है तो ये जो है इससे उस तेल की कमी को पूरा किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑयल भरा जाता है। तो इसमें मिनरल ऑयल भरा जाता है जो कि क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कूलिंग और इंसुलेशन का कार्य करता है। कूलिंग मतलब कि ठंडा करने का, और इंसुलेशन मतलब कि कुचालकता प्रदान करने का। चूंकि ऑयल हम जानते हैं कि सामान्यतः ये ऑयल कूलिंग, इंसुलेशन और लुब्रिकेशन मतलब कि स्नेहक में काम आता है। चूंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी जो है घूमने वाला चीज नहीं होती है, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए लुब्रिकेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ ऑयल का काम क्या होता है, कूलिंग का और इंसुलेशन का काम होता है। ठीक है, चूंकि ये पीले रंग का जो होता है ये पारदर्शी होता है, और विद्युत धारा का ये क्या होता है, कुचालक होता है। ओके, इसमें नाम मात्र का पानी जो होता है 8 ppm मतलब कि पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। इसमें अधिकतम 35 ppm होना चाहिए। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है 33 किलोवोल्ट जो है होती है। बहुत सारी जगह इसमें 35 किलोवोल्ट भी लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए इसकी टेस्टिंग जो होती है, ऑयल की टेस्टिंग जो होती है ASTM मतलब कि अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ओके, ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने की विधि को थर्मोशाइपिन विधि कहते हैं। इसमें हवा से ठंडा किया जाता है जिसके लिए सेंट्रीफ्यूगल जो होते हैं पंप लगाए जाते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं कि इसको कैसे ठंडा करते हैं, लेकिन ठंडा करने की विधि का नाम आप याद रखेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मोशाइपन विधि। चलिए अब देखिए यहां पर एक दिया है MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये जो होती है ऑयल की उपस्थिति दर्शाता है कि आखिर ऑयल कितना है। और OLG ऑयल लेवल गेज, इससे पता लगता है कि कितना ऑयल बचा है हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में। ओके, चलिए अब हम दो ऑयल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ऑयल कौन सा भरा जाता है, तो नेफ्थलिक ऑयल भरते हैं हम। ओके, नॉर्मली ट्रांसफार्मर में कौन सा भरते हैं, नेफ्थलिक ऑयल भरते हैं। देखिए पैराफेनिक ऑयल होता है, ये हाई करंट ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, और नेफ्थलिक ऑयल जो होता है वो हम लो करंट ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। अब देखिए DGE टेस्ट क्या होता है। DGE मतलब फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व गैस एनालिसिस। ऑयल के गर्म होने पर होने पर गैसें उत्पन्न होती हैं, होने वाली कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं, और ठंडा होने पर ऑयल में मिल जाती हैं। इसके लिए ही DGE टेस्ट होता है, मतलब कि कौन सी गैसें हुई, कहाँ मिल गई, कैसा क्या हुआ, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए DGE टेस्ट होता है। ओके, चलिए कूलिंग ट्यूब्स एंड रेडिएटर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर कूलिंग ट्यूब्स और रेडिएटर क्या होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां बनी हुई जो आप देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं कूलिंग ट्यूब्स। ओके, चलिए अब इनका हम वर्क देख लेते हैं, आखिर इनका वर्क क्या होता है। कूलिंग ट्यूब्स जो होती हैं, रेडिएटर, जब ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो ये ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो इन ट्यूब्स में ऊपर से ऑयल आ जाता है। ऊपर से ऑयल जब नीचे इन ट्यूब्स में आता है तो ऑयल क्या होता है, ऑयल हवा के द्वारा ठंडा होने के बाद पुनः टैंक में चला जाता है। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये मेन टैंक हो गया, ये कर्सर जहां आप देख रहे हैं ये मेन टैंक। जब यहाँ पर जो है जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल गर्म होकर जो है ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो इस मेन टैंक से जो होता है इन जो होती है ये रेडिएटर में एक पतली पतली उनके द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये जो जैसे ही ऊपर उठता है और ऑयल जो है इन रेडिएटर की इन पंखियों में जो है आ जाता है, और ये जो पंखियों में जब हवा लगती है तो ऑयल जो है ठंडा हो जाता है, और जैसे ही ठंडा होता है ये नीचे जो टैंक में जो है ये पहुंच जाता है। मतलब ये क्रिया जो होती है निरंतर चलती रहती है। गर्म होता है तो ऊपर से इन पंक्तियों में आ जाता है और यहाँ से नीचे जो है नीचे पहुंच जाता है, फिर मेन टैंक में पहुंच जाता है। तो रेडिएटर का काम क्या होता है, ऑयल को ठंडा करने का काम होता है। ओके,
चलिए, वाइंडिंग, इसमें कॉपर की वाइंडिंग होती है। नॉर्मली मैंने देखा है, आपने देखा है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो होता है सेल्फ इंडक्शन होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। चलिए मैं बताऊंगा आपको कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर की जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग की होती है उसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग आप देख सकते हैं इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, चलिए ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक साथ विद्युतीय और चुंबकीय रूप में जुड़ी होती हैं, लेकिन जो सामान्य हमारा जो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं वो सिर्फ चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ये किसी भी प्रकार से जुड़ी नहीं होती हैं। ये सिर्फ जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ जनरेट होता है चुंबकीय रूप से बस ये जुड़ी होती हैं, विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है ऑयल को कम होने से बचाता है। ये जो होता है यहाँ पे, ये आपको बकोल्स रिले का यहाँ पर आ गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है बकोल्स रिले का यहाँ पर आ चुका है। चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर रेडिएटर के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना, हमने ये रेडिएटर के बारे में, उसके बारे में और हम जान लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर का जो होता है मुख्य भाग होता है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद करता है, जैसे कि मैंने बताया। ओके, ये जो होता है ट्रांसफार्मर रेडिएटर ट्रांसफार्मर टैंक से दो जगहों से जुड़ा होता है, जैसे कि मैंने चित्र में आपको बताया। ऊपरी और निचले सिरे से जो होता है ये दो जगहों से पाइप के जरिए जुड़ा होता है। ओके, चलिए जरूरत के मुताबिक जो होता है हर ट्रांसफार्मर रेडिएटर की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। ओके, जब ट्रांसफार्मर सर्विस में होता है, मतलब कि जब ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है, जब ट्रांसफार्मर टैंक का जो गर्म ऑयल होता है हल्का होकर ऊपर की तरफ जाता है, इस गर्म ऑयल का जल्दी ठंडा होना जरूरी होता है। गर्म हुए ऑयल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के रेडिएटर का कार्य होता है। काम क्या होता है? रेडिएटर का होता है। मैंने बताया आपको कैसे काम करता है। ओके, चलिए गर्म ऑयल रेडिएटर के ऊपर के पाइप से होते हुए रेडिएटर में पहुंचता है, जहां से वह रेडिएटर के अलग अलग ब्लेड्स में विभाजित होता है। बहुत सारी हमारी जो ब्लेड्स देखी हमने कि यहाँ पे ब्लेड्स जो हैं ये बहुत सारी लगी, यहाँ भी लगी हुई, यहाँ भी लगी हुई, पीछे की तरफ भी लगी हुई। ओके, बहुत सारी ब्लेड्स में जो है ये जाता है, विभाजित होता है। रेडिएटर की ब्लेड्स का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है बाहरी हवा के संपर्क में होता है। इस वजह से रेडिएटर के ब्लेड्स में जो होता है पहुंचा गर्म ऑयल ब्लेड में ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। यह ठंडा हुआ ऑयल जो होता है भारी होकर नीचे की ओर जाता है, रेडिएटर के नीचे के पाइप के जरिए फिर से यह ठंडा ऑयल ट्रांसफार्मर टैंक के जो होता है निचले हिस्से में दाखिल हो जाता है, और यही प्रक्रिया जो होती है चलती रहती है, जिससे ट्रांसफार्मर जो है ठंडा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो होता है हमारा एक्सप्लोजन वेंट के बारे में अब हम बात करने वाले कि एक्सप्लोजन वेंट जो होता है कहाँ लगा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ। जब कभी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कंजर्वेटर भी भर गया हो, जैसे मान लीजिए कंजर्वेटर भर गया हो, कभी ऑयल का इतना ज़्यादा तापमान हो गया, इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि ऑयल जो है कंजर्वेटर का पूरा भर गया, जो हम 50% भर रहे होते हैं। ओके, तो वो भी भर गया, तो इससे क्या होगा? ट्रांसफार्मर को नुकसान भी पहुंचेगा और ट्रांसफार्मर से जो है दूसरों को नुकसान भी पहुंचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर मान लो हमारे आस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, शहरों में लगे होते हैं। इससे जो है उनके आसपास जो गाय भैंस या मनुष्य जो हो सकते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ओके, तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक लंबा सा पाइप बाहर की ओर लगा दिया जाता है, जिसमें कमजोर धातु से मुंह को बनाया जाता है, जिससे वह फट जाती है, वह धातु जो होती है फट जाती है और गर्म ऑयल जो है बाहर आ जाता है, और ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान नहीं होता है, बाहर के लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होता। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सप्लोजन वेंट ये लगा हुआ है, इसके जो ये वाइट वाला पार्ट है इसमें जो होती है कमजोर धातु का जो है लगा दिया जाता है। ओके, कमजोर धातु का लगा दिया, जैसे जब ये तापमान इसका बढ़ता है, गर्म ऑयल जो है बढ़ता है, ये एक्सप्लोजन ये हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है ये भी पूरा भर जाता है, तो ये जो है ऑयल जो होता है इस एक्सप्लोजन वेंट से जो है बाहर निकलने लगता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बकोल्स रिले ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बकोल्स रिले जो होती है आप कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के आप बीच में लगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बकोल्स रिले, ये
बकोल्स रिले ये लगी हुई है। तो ये कंजर्वेटर हमारा टैंक हो गया ये, और ये ऑयल टैंक मतलब कि मेन टैंक हो गया, ये इसके बीच में लगी होती है। इसका कार्य क्या होता है, यह टैंक है कि ऑयल को कम होने से बचाता है। जब भी रिले के लेवल से कम हो जाती है तो रिले अलार्म जनरेट करती है। ओके, जब भी जैसे इसको पता चला कि ये ऑयल कम हो रहा है तो ये क्या कर देती है, अलार्म जो होती है जनरेट कर देती है। इसमें पारा स्विच का प्रयोग, स्विच किस चीज का बना होता है, तो पारा का बना होता है। यह एक गैस प्रचालित रिले होती है, और ये रिले जो होती है ओनली आपको देखने के मिलेगी ट्रांसफार्मर में ही ये प्रयोग की जा सके। एक और चित्र आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक से ही हमारा ब्रीदर जुड़ा होता है, ब्रीदर में ही हम सिलिका जेल को रखते हैं। ओके, और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर पार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा ये कोर हो जाती है हमारे ट्रांसफार्मर का, ये टैंक हो जाता है मेन टैंक, और ये हमारी कूलिंग ट्यूब्स हो जाती हैं, मतलब कि रेडिएटर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ऑयल भरा जाता है। ओके, ये प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लोजन वेंट के बारे में बता चुका हूँ कि जब कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारा कंजर्वेटर टैंक भी भर गया है तो हम एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से जो है ये गर्म ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, बकोल्स रिले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो होता है टैंक आउटलेट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कभी हमको ट्रांसफार्मर में जो है कभी ऑयल को चेंज वगैरह करना है, चेंज में अगर डालना है फिर से या निकालना है हमको, तो इसका टैंक आउटलेट का इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, डाल तो हम ऊपर से भी सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। ओके, कंजर्वेटर टैंक से भी भर सकते हैं अपन इसको, है ना। चलिए अब देखिए, अब ये चित्र आप देख सकते हैं। अब देखिए बुशिंग, बुशिंग क्या कहलाती है, ये आप चित्र देख सकते हैं। ये बुशिंग जो होती हैं ये ट्रांसफार्मर में ऊपर जो होते हैं लगे होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। चलिए, पावर ट्रांसफार्मर से बाहर एचटी और एलटी वाइंडिंग के सिरे निकाले जाते हैं इन सिरों को सप्लाई देने के लिए और इनसे सप्लाई लेने के लिए। चूंकि देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज किया जाता है ना, या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनसे सप्लाई लेने के लिए पावर ट्रांसफार्मर बुशिंग लगी है। इनका मुख्य कार्य वायर को ट्रांसफार्मर के भागों से टच होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये इंसुलेटर की भांति ही दिखते हैं। ओके, देखिए अब अगर ये इतना हाई वोल्टेज जो आ रहा है अगर वो ट्रांसफार्मर से टच होगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है या ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए जो होता है बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। ड्रेन बॉल्व, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ड्रेन बॉल्व क्या होता है, ये टैंक आउटलेट को ही हम ड्रेन वॉल्व भी बोल सकते हैं। जब ऑयल को चेंज करना होता है या चेक करना होता है, सॉरी ये दूसरी चीज है ड्रेन वॉल्व, जब ऑयल को चेंज करना होता है या चेक करना होता है, ये भी उसी को ही बोल सकते हैं, है ना। तो इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब देखिए ये एक और ट्रांसफार्मर, एक और आप देख सकते हैं इस प्रकार के भी ट्रांसफार्मर होते हैं। कूलिंग फैन, देखिए जब रेडिएटर काम नहीं कर रहा या कोई ज़्यादा शक्ति वाला परिणामित्र है और उसको ज़्यादा ठंडा करने की आवश्यकता है उसके ऑयल को, तो हम रेडिएटर से की जगह पर, रेडिएटर तो लगे ही होते हैं लेकिन उनके साथ साथ जो होते हैं हम ये इस प्रकार के जो हैं पंखे भी उनके साथ साथ लगे आप देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इन पंखों के ऊपर क्या लिखा होता है, ONAF, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स जो होता है ये लिखा आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए कंट्रोल पैनल, इसमें ही एक कंट्रोल पैनल होता है, जैसे कि आप ये डिब्बे की सहायता से देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल होते हैं, इनमें जो होते हैं 2 मीटर लगे होते हैं, एक OTI होता है, एक WTI होता है। इनके मतलब क्या होते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगे होते हैं जो ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर बताते हैं। इनमें एक अलार्म भी लगा होता है। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा शक्ति वाले ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, उनमें ये सब चीज़ें लगी होती हैं। ओके, जो अधिक तापमान को बताते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बताते हैं। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श एक जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% मानी जाती है, जबकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसकी 99% होती है। और एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी 98% जो होती है उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस चीज में मापते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम वोल्ट एम्पियर
या किलो वोल्ट एम्पियर या एमवीए मतलब कि मेगा वोल्ट एम्पियर में हम माप सकते हैं। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इकाई है, इसका बड़ा रूप है भी, ये छोटा है, उससे बड़ा किलो वोल्ट एम्पियर हो गया, उसके बाद का जो है एमवीए हो गया। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। एक और न्यू क्वेश्चन आजकल बनने लगा है कि वीए की जगह केवीए की जगह आपको क्या पूछा जाता है कि केवीए मतलब कि क्या होता है, आभासी शक्ति, जिसे हम बोलते हैं एप्रिएंट पावर। ओके, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में माप सकते हैं, आभासी शक्ति में मापते हैं। ओके, तो एक और जैसे जनरेटर होता है उसको हम किस में मापते हैं, किलोवाट में मापते हैं, जिसे वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। ओके, ट्रू पावर। ओके, एंड केबीआर में हम कैसे नापते हैं, प्रतिक्रिया शक्ति, जिसे हम जानते हैं केबीआर मतलब कि रिएक्टिव पावर भी होती है, इसको हम जानते हैं केबीआर को, और मोटर को हम जानते हैं कि हम इसको एचपी में मापते हैं। तो ये वीडियो जो है यहीं तक रहेगी। मैं आशा करूँगा कि आपको मैंने जो समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर रेटिंग मैंने बता दिया है कि ट्रांसफार्मर को वीए, केवीए या एमवीए में मापते हैं, जबकि केवीए को हम जो है आवासीय शक्ति या एपरेंट पावर भी मानते हैं। ओके, ये जो होते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोटर की जो रेटिंग होती है हम एचपी में लेते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।